गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th स्टैंडर्ड हिंदी। आज हम चैप्टर 10 भारत गौरव को समझने जा रहे हैं। भारत यानी हमारे देश का नाम और गौरव, गौरव यानी महत्व। हम हमारे देश के लिए कौन सा महत्व रखना चाहेंगे, इस बारे में कवि मैथिली शरण गुप्त ने ये समझाते हुए भारत का इतिहास, प्राचीन समय जो अति महत्वपूर्ण था हमारे लिए, और वर्तमान दोनों को साथ में लेकर के ये कविता को समझाने का प्रयत्न किया है। तो काव्य के टाइटल से ही हमें पता चलना चाहिए कि इस काव्य में किसकी बात की गई है। भारत गौरव यानी कि भारत देश का देशवासी होने के नाते हमें उसका गौरव है, और क्यों है ये हमें इस काव्य में पढ़ना है। 1886 से 1964 तक का ये कवि का समय, और हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त का नाम सबसे ऊपर है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। झांसी नाम आता है तो महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सबके दिमाग में, सबके मुंह पर आ ही जाता है, उससे वो फेमस है। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। पोएट आर बॉर्न नॉट मेड, ऐसा कहा गया है। कवि जन्म लेते हैं, बनते नहीं हैं। कवि के लिए कोई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या स्कूल आज तक हमने देखा नहीं है कि इस स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कवि बनने की डिग्री यहाँ पे प्राप्त होती है। ऐसा हमने कभी कहीं जगह पे सुना नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो अंतःस्फुरणा, अंदर से आने वाली एक शक्ति है, प्रतिभा है, इससे वो कवि बनता है। यानी कि कवि जन्म लेते हैं, बनते नहीं हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। माँ सरस्वती की विद्या देवी के नाम से ही उसने पत्रिका का प्रकाशन किया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने और एक साहित्यकार ने प्रोत्साहन दिया कि इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। कौटुंबिक वातावरण का भी व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ता है, उसके लेखन पर, विचारों पर, तो उसकी बात, और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव, ये बात हमें याद रखनी है। राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश, राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव। राष्ट्रीय चेतना इसलिए कि हमें हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हम राष्ट्र के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य अदा कर सकें। और स्वदेश गौरव इसलिए होना चाहिए कि हमको इस देश ने स्थान दिया है, सम्मान दिया है, और इस देश में हम अच्छी तरह से रह सकते हैं, इसलिए हमें उसका गौरव होना चाहिए। ये बात यहाँ पे बताई है। तो राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। भारत भारती कवि की पुस्तकें साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया यानी कि सुशोभित किया उस पुरस्कार के माध्यम से, तथा राज्यसभा का सदस्य भी यानी कि राजनीति
राजनीति से नहीं जुड़े थे, लेकिन राष्ट्रपति को जो सत्ता दी गई है कि वह अपनी सत्ता के माध्यम से कई ऐसे चुनिंदा लोग जो समाज के लिए प्रेरक हो, वैसे लोगों को वो राज्यसभा के सदस्य बना सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। तो संविधान के आधार पर राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। जैसे सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री रेखा, ये दोनों को भी संसद राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। तो इस तरह ये मैथिली शरण गुप्त को भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। अब भारत गौरव जो 10वां चैप्टर है काव्य के तौर पर, उसे हम समझते हैं। उसका सारांश, भावार्थ। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, 3 भाग में इस काव्य की बात कि देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। मूल काव्य कौन सा है? भारत भारती। तो हमें ये भी याद रखना है कि भारत भारती काव्य कवि का मूल काव्य, उसमें से एक भाग यहाँ पे लिया गया है। तो 3 खंड में देश का अतीत, अतीत यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया है। यानी कि हमारा देश विश्व में सिरमौर था, सिरमौर यानी सबसे श्रेष्ठ। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। सभ्यता यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके वाणी, वर्तन और विचार से कह सकते हैं कि ये सभ्य है या नहीं है। तो ये सभ्यता यानी कि नियम के साथ अच्छी तरह से जीने का नियम। तो ये सभ्यता, सिविलाइजेशन, और संस्कृति, कल्चर, ये दोनों के माध्यम से ही भारत देश पूरे विश्व में प्रतिष्ठित था। आज भी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई है और उसी के आधार पर हमारे योग की बात की जाए तो सभी विदेशी लोगों ने एक अपनाया है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, तंदुरुस्ती के लिए अच्छी बात है। तो ये हमारे विचार सभी ने लिए हुए हैं क्योंकि अच्छे हैं। तो ये संस्कार की बात आई, संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। हमारे देश को हम आर्य संस्कृति भी कहते हैं। तो ये आर्यों के संस्कार और उसके महान जीवन के आदर्श को भी का चित्रण यहाँ पे किया है। तो आइए इस काव्य को हम अच्छी तरह से डिटेल में समझते हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नरसृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार ही जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतवर्ष की प्राचीनता को हमारे सामने रखा है कि प्राचीन समय में भारत देश कैसा था और आज उसकी संतानें किस परिस्थिति में जी रही है, उसकी बात बताई है। तो शुरू करते हैं। भूलोक का गौरव, भू यानी पृथ्वी, जमीन, लोक यानी कि तीनों लोक में पृथ्वी लोक, मनुष्य और उसमें उसका गौरव
प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, पुण्य लीला स्थल यानी कि जहाँ पे जिस जगह पे पुण्यशाली काम होते हैं, सत्य का पालन किया जाता है, सदाचार का पालन किया जाता है, वह स्थल कवि कहते हैं प्रश्न के माध्यम से कि कहाँ है। तो उसका जवाब दूसरी काव्य पंक्ति में कवि ने दिया है कि फैला मनोहर गिरि हिमालय, मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला गिरि यानी पर्वत, हिमालय जहाँ फैला हुआ है, और गंगा जल जिस स्थान पे विराजमान हो रहे हैं वह गंगा जल जहाँ है वह भूलोक का गौरव है और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। तो वह कौन है? हमारा भारत देश है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? दूसरा प्रश्न कि पूरे विश्व में जो भी देश आए हुए हैं उस सभी देशों में संपूर्ण और उत्कर्ष किस देश का है? उत्कर्ष यानी प्रगति। तो प्राचीन समय की बात है, यहाँ आज की बात नहीं है। तो कवि कहते हैं उसके जवाब में कि उसका कि जो ऋषि भूमि है, ऋषि भूमि से ये तात्पर्य है कि पुण्यशाली भूमि, तपश्चर्या की भूमि, तपोभूमि, और उस तपोभूमि के माध्यम से पवित्रता भी उसके साथ जुड़ी हुई है, और पवित्र भूमि होने के नाते उसका गौरव भी हमें है, उसका असर सभी लोगों पे पड़ता है। सभी वातावरण में पुण्यशाली कर्म, सत्यव्रत पालन, पवित्रता, तो ये तपस्या का असर सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है। तो वो कौन है? भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष ऋषि भूमि है, सभी देशों में से सबसे ऊपर है। मनोहर गिरि हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी कुदरती जो संपत्ति है वो भी हमें प्राप्त हुई है। गंगा नदी का पवित्र जल भी हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। आगे कवि कहते हैं कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। और जवाब में उसने आगे ये भी कहा है कि भारतवर्ष वृद्ध है। वृद्ध यानी सबसे पुराना, प्राचीन। यहाँ पे वृद्ध इसलिए कहा है, उसके विशेषता है कि सबसे पुराना है, और पुराना देश होने के बावजूद वो संसार का सिरमौर है, यानी कि सबसे ऊपर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? प्रश्न पूछा है कवि ने कि पुराना प्राचीन देश विश्व में और कोई है? दूसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। महान विभूतियाँ, महान व्यक्तित्व हमारे देश में हो गए। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, तो ऐसे कई धर्म के साथ जुड़े हुए लोग, राजनीति के साथ जुड़े हुए लोग, समाज सेवा के साथ जुड़े हुए लोग, ऐसे कई लोग हमारे देश में हो गए जिन्हें आज भी पूरा विश्व भी जानता है। भारत देश तो जानता ही है, लेकिन पूरा विश्व भी उसे अच्छी तरह से जानता है, उनके आदर्शों पर जीता है। वैसे लोगों का प्रथम भंडार यानी कि शुरुआत यहाँ भारत देश से हुई है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। जब विधि यानी ब्रह्मा जी, विधाता, तो विधाता ने जब पृथ्वी की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की, तब भी नर सृष्टि की बात आती है तो भारत से ही शुरुआत की है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ से सृष्टि की रचना हुई है, उसका विस्तार हुआ है, इसलिए हमें भारत का गौरव है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। आर्य संस्कृति, आर्य ऐसे वैसे तो विदेशी थे, लेकिन भारत में आने के बाद भारतीय प्रजा के साथ घुल मिल गए और भारत को आर्य संस्कृति के समन्वय, भारतीय संस्कृति और आर्य संस्कृति की दोनों का समन्वय हुआ, और आज हम आर्य संस्कृति से ही भारतवर्ष को जानते हैं। और उसी प्रकार वो पुण्य भूमि है, पुण्यशाली कर्म की करने के बाद ये पवित्र भूमि बन चुकी है, इसलिए उसका परिचय भी हमें दिया गया है कि पुण्य भूमि है, और उसके निवासी कौन है? तो आर्य लोग हैं। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। विद्या की बात आए तो आर्यों ने विद्या की शुरुआत की थी, ऐसा कहा जाता है।
कला कौशल यानी कि हमारा टैलेंट, हमें जो भी छिपी हुई शक्ति है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये विद्या, कला कौशल धार्मिक ग्रंथों में भी हमारे जीवनलक्षी कलाओं की बात की जाए तो 64 कलाओं की बात होती है, 64 विद्याओं की बात होती है। तो प्राचीन समय में सारी कलाएँ विद्यार्थियों को सिखाई जाती थी, जिससे भविष्य में वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का अच्छी तरह से सामना कर सके, ऐसा मजबूत उसे बनाया जाता था। तो उसकी शुरुआत, उसके प्रथम आचार्य भी हमारी भारतीय संस्कृति है। संतान उनकी आज भी संतान ही है, हम उसके आर्य संस्कृति के हम संतान है। तो उस संतान आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम अधोगति में यानी कि प्रगति को छोड़कर अधोगति तरफ जा रहे हैं, यानी कि बुरे कर्म करने के का शुरू कर दिया है। मानवता दिखाई देती नहीं है, इंसानियत कहीं पे दिखाई देती नहीं है और स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता है। तो ये सारी बातों की वजह से ये हमारा देश अधोगति में पड़ा हुआ है। और फिर भी कवि कहते हैं कि पर चिन्ह उनकी उच्चता के, यानी कि हमारी प्राचीनता के में जो जिस लोगों ने अच्छा काम किया है उसके अच्छे चिन्ह आज भी, उसके उच्चता के यानी कि अच्छे कर्मों के चिन्ह आज भी कुछ है खड़े, यानी कि कुछ किसी जगह पे हमें ये प्राचीनता के अच्छे गुण कई लोगों में पाए जाते हैं। इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि आज भी उसका असर चल रहा है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। कवि कहते हैं कि आर्य लोग कैसे थे, उसका परिचय दिया गया है कि अपने लिए नहीं जीते थे। मनुष्य जीवन दूसरों के लिए जीना चाहिए, ऐसा आध्यात्मिकता में और धर्म का उपदेश देते हुए कई लोगों ने ऐसा कहा है कि दूसरों के लिए जीवन जीना चाहिए। वे स्वार्थरत हो, मोह की मदिरा कभी पीते न थे, यानी कि अब स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थरत यानी कि अपने आप में डूबा हुआ, जिसका जो होना है हो, हमें क्या, बस वैसे स्वार्थी वो नहीं थे। मोह की मदिरा, यहाँ पे मोह रूपी मदिरा की बात की गई है, प्रतीकात्मक शब्द लिया गया है कि मोह रूपी मदिरा। मोह यानी कि सभी जीव, सजीव, निर्जीव, सभी को अपनापन, यानी कि मेरा है ये कहते हैं ना सभी चीज़ वस्तुओं के बारे में, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो ये सारा जो विचार है उसे क्या कहेंगे, मोह, हमसे वो छूटता नहीं है। तो इसकी मदिरा कभी वो आर्य लोग पीते नहीं थे, यानी कि निस्वार्थ थे, मोह माया से पर थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, उन्होंने जन्म संसार के उपकार हेतु ही लिया था। संसार में जो कठिनाई है, गरीबी है, समस्याएं है, उसको दूर करने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। इसलिए निश्चेष्ट होकर, यानी कि क्रियाहीन, काम किए बिना निश्चेष्ट, चेष्टाहीन होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, यानी कि कभी वो निष्क्रिय होकर बैठ सकते नहीं थे। इसलिए वो सतत कार्यशील रहते थे, अपने जीवन के लिए भी, अपने कुटुंब के लिए भी, अपने देश के लिए भी वो सतत कार्यशील रहते थे, यानी कि दूसरों के लिए ही वो जीवन जीते थे। तो यहाँ पे ये भारत गौरव का काव्य पूरा होता है। कवि ने अच्छी तरह से हमें हमारी प्राचीनता, आर्य संस्कृति के बारे में याद दिलाया कि आप आर्य संस्कृति के वंशज हो, हमें भी हमारी आर्य संस्कृति को बनाए रखना है और उसका इस तरह से फैलावा करना है कि जिससे हमारे संस्कार में बढ़ोतरी हो और हमारे संस्कार बढ़ने से हमारी कार्यशीलता भी अच्छी तरह से प्रगति के साथ बनी रहे। ये काम हमें करना है। शब्दार्थ और टिप्पणी और स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक में या वर्कबुक में लिख देना है और एग्ज़ाम के लिए वो प्रश्न के आंसर भी तैयार करने हैं। भाव स्पष्ट कीजिए।
यानी कि एक्सप्लेन द सेंटेंस या पोएम, उसे समझाना है। इस विरुद्धार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, सिनोनियम और अपोजिट वर्ड और सिनोनियम वर्ड्स। तो ये 7 प्रश्न भी आपको अपनी वर्कबुक या नोटबुक में लिख देना है। थैंक यू।